नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आईपीओ विद प्रॉफिट। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इस समय हर इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहा है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल बूम है, जहां ताइवान, साउथ कोरिया और अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनीज नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं। दूसरी तरफ ऑयल प्राइसेस और मिडिल ईस्ट टेंशंस ने ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बढ़ा दी है और इन दोनों के बीच इंडिया का स्टॉक मार्केट फंस गया है। एफआईआईज लगातार पैसा निकाल रहे हैं, आईटी स्टॉक्स प्रेशर में है और मार्केट सेंटिमेंट वीक नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकरॉक ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। ब्लैकरॉक का मानना है कि इंडिया को मार्केट ने एआई और ऑयल फियर्स की वजह से जरूरत से ज्यादा पनिश कर दिया है। तो क्या इंडियन मार्केट सच में डेंजर जोन में है या फिर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन रही है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लैकरॉक ने इंडिया को ओवर पनिश्ड क्यों बोला। फाइनेंशियल मार्केट्स में कई बार परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जब कोई नेगेटिव नैरेटिव मार्केट में पॉपुलर हो जाता है तो इन्वेस्टर्स उसी डायरेक्शन में रिएक्ट करने लगते हैं। पिछले कुछ महीनों में इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक तरफ एआई बूम का क्रेजी है और दूसरी तरफ ऑयल प्राइसेस का प्रेशर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने इन दोनों फैक्टर्स को देखकर इंडिया के एक्सपोजर को कम करना शुरू कर दिया। लेकिन ब्लैकरॉक का मानना है कि इन्वेस्टर्स ने शॉर्ट टर्म कंसर्न्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ्स को इग्नोर कर दिया। उनके हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी अब भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। कंजम्पशन ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे फैक्टर्स अब भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए उनका मानना है कि मार्केट रिएक्शन रियलिटी के कंपैरिजन में ज्यादा नेगेटिव रहा है। अब बात करते हैं एआई बूम की। आज दुनिया भर में एआई सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट थीम बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत होती है और इसी वजह से ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देशों को सबसे ज्यादा फायदा मिला है। ताइवान के पास टीएसएमसी है जो दुनिया की लीडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। साउथ कोरिया के पास सैमसंग और SK हाइनिक्स जैसे जायंट्स हैं। जब एआई डिमांड एक्सप्लोड हुई तो इन कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड भी रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच गई और इन्वेस्टर्स ने इन बिजनेसेस को फ्यूचर ग्रोथ का सेंटर मान लिया और उनके स्टॉक प्राइसेस में जबरदस्त रैली देखने को मिली। रिजल्ट ये हुआ कि ग्लोबल फंड्स ने ताइवान और साउथ कोरिया जैसे मार्केट्स में एलोकेशन बढ़ाया और इंडिया जैसे मार्केट्स में कंपैरेटिवली इंटरेस्ट कम दिखाया। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। एआई रेस सिर्फ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की रेस नहीं है। एआई इकोसिस्टम में सॉफ्टवेयर, क्लाउड सर्विसेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा एनालिटिक्स और इम्प्लीमेंटेशन भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा आईटी टैलेंट पूल है। इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज ग्लोबल क्लाइंट्स को डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं। इंडिया एआई अडॉप्शन और सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसलिए यह कहना कि इंडिया एआई रेस हार गया है शायद जल्दबाजी होगी। हाँ, शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट बेनिफिट्स ताइवान और साउथ कोरिया को ज्यादा मिले हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म एआई अपॉर्चुनिटी अब भी इंडिया के लिए खुली हुई है। अब आते हैं ऑयल प्राइसेस और मिडिल ईस्ट टेंशंस पर। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। इंपोर्ट बिल बढ़ता है, इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ता है और रुपए पर प्रेशर आता है। इसी वजह से ऑयल मार्केट की हर मूवमेंट इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। रीसेंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने ऑयल प्राइसेस को वॉलेटाइल बना दिया है। अगर मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है और ऑयल प्राइसेस हाई लेवल पर बने रहते हैं तो इंडिया के लिए चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। इसी कंसर्न की वजह से
कई फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉशियस अप्रोच अपना रहे हैं। उन्हें लगता है कि हाई ऑयल प्राइसेस इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक पर प्रेशर डाल सकते हैं। इसी पॉइंट पर एफआईआईज की सेलिंग को समझना भी जरूरी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमेशा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज कंपेयर करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ताइवान या साउथ कोरिया में एआई लिंक्ड स्टॉक्स बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं, तो नेचुरली वो अपना पैसा वहां शिफ्ट करेंगे। इसी प्रोसेस के चलते इंडिया से भी कैपिटल आउटफ्लोज देखने को मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गई है। ग्लोबल फंड्स हमेशा अपने पोर्टफोलियोज रीबैलेंस करते रहते हैं। कई बार शॉर्ट टर्म कैपिटल आउटफ्लोज का लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। इसलिए इन्वेस्टर्स को सिर्फ एफआईआई सेलिंग देखकर पैनिक नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की।